नमस्कार, जय हिंद मित्रों, वेलकम टू धमाल स्टडीज यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम दोबारा से क्लास 9 का बहुत ही ज्यादा धमाकेदार चैप्टर देखने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम है सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। उसका आज हम धमाल शॉट देखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। अगर हम पेड़ की छाल को माइक्रोस्कोप में जूम करें तो वो कैसी दिखेगी, और जो सेल है वो हमारी बॉडी के सारे फंक्शन काम करता है, और वहीं पर हमारे सेल में एक सुसाइड बैग भी होता है। और ये जो सेल वॉल है, इसका क्या चक्कर है, और ये जो न्यूक्लियस के अंदर धागे जैसी चीज है, इसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों, आज हम क्लास 9th साइंस का सबसे पहला जो चैप्टर है वो डिस्कस करने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम है सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। मतलब कि जो सेल है ना, सेल वही हमारे बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ है। सेल का मतलब देखिए, सेल का मतलब सबसे पहले जो मतलब निकलता है, ये रॉबर्ट हुक जो साहब थे, इन्होंने निकाला था। इन्होंने क्या करा था, एक कोर्क मतलब कि एक जो बार्क थी हमारी, बरगद की छाल जो थी, बरगद की लकड़ी की छाल को माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया था, और इन्होंने उसे ऑब्जर्व किया था 200 to 300x जूम कर। ठीक है, उन्होंने क्या देखा, कई डिफरेंट टाइप के कंपार्टमेंट उन्हें दिखे, उसमें अलग अलग प्रकार के जैसे बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं वो दिखे। तो उन्होंने क्या करा, उसको नाम दे दिया क्या, सेल। जो कि जनरली कंपार्टमेंट को कहते थे, जेल के कंपार्टमेंट को, जेल के कंपार्टमेंट को, तो उसे ही उन्होंने नाम दे दिया सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। मतलब कि जो हमारा जीवन है उससे ही, वो जो सेल है उससे ही हम बने हैं। अब देखिए सेल की डेफिनेशन। सेल क्या होता है, व्हाट इज सेल? सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब कि जो सेल है वो सबसे छोटी एक इकाई है, सबसे छोटी चीज। आप कितना जूम करो, एक लिविंग चीज, ये लिविंग चीज के ऊपर बात हो रही है। सबसे छोटी चीज तो एटम है, एटम के बाद इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है। तो सबसे छोटी चीज यहाँ पर बात हो रही है किसकी, लिविंग। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की सबसे छोटी चीज है वो क्या है, वो हमारी सेल है। वो है हमारी सेल। क्या है, सेल। हम सब सेल से बने हैं। सेल ये हमारा सारे फंक्शन कंट्रोल कर रहा है। तो वो क्या है, फंडामेंटल स्ट्रक्चर फंक्शनल यूनिट। फंडामेंटल क्यों कहा गया, सबसे, मान लीजिए आपने घर लिया, एक हाउस लिया, हाउस आप बनवा रहे हैं, उस सबसे पहले आप उसमें क्या लगाएंगे, ईंटें लगाएंगे, ब्रिक लगाएंगे। तो वो क्या है, उसकी फंडामेंटल यूनिट है, इकाई है। तो वैसे ही सेल, सबसे पहले अगर कोई ऑर्गेनिज्म बनना है, अगर कोई ऑर्गेनिज्म हमारा बनना है, तो सबसे पहले उसमें क्या आएगा, वो चीज होगी हमारी सेल। वो चीज होगी हमारी सेल। ठीक है, वो स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको एक ढांचा जो है वो प्रोवाइड करने का काम करती है। कौन, जो हमारी सेल्स होती है वो। और फंक्शनल मतलब कि जो भी काम हो रहा है लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे एक्सक्रीशन हो गया, ग्रोथ हो गई, रिप्रोडक्शन हो गया, और क्या बोलते हैं कॉग्निटिव, ये सारी जो चीजें डेवलप हो रही है, कौन फंक्शन कौन करवा रहा है, वो करवा रहा है हमारा सेल। ये क्या है, ये है बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। मतलब कि अगर आपने ब्रिक ली, ब्रिक से क्या बनता है, एक हाउस बनता है। ब्रिक से क्या बनता है, ब्रिक से बना है हाउस। उसी प्रकार अगर आपने क्या लिया, अगर आपने ले लिया एक ऑर्गेनिज्म, क्या ले लिया, ऑर्गेनिज्म, तो वो किससे बना है, वो बना है हमारा सेल से। ऑर्गेनिज्म बना होता है सेल से। जैसे हाउस, एक घर, मिट्टी का घर, ईंटों से, चाहे कोई घर हो ईंटों से बनता है। वैसे ही जो हमारा लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स वो बनते हैं सेल से। ठीक है, अब यहाँ पर ये दिखाया है लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। मतलब कि यहाँ पर
एक इमेज देख पा रहे होगे आप, ये 3 इमेज है। इसमें बताया गया है जो हमारी आंखें हैं, जो हमारी नेकेड आई है, वो कितने हद तक देख सकती है, उसकी कितनी क्षमता है कि वो लिविंग हो या कोई भी चीज हो, ऑब्जेक्ट, उसको नजर मार पाए। अब देखिए सीन बाय नेकेड आई, मतलब कि जो ह्यूमन की आई है उससे देख पाए, नेकेड आई से जो चीज दिख जाए वो यहाँ पर दी है। 1 किलोमीटर, अगर कोई रॉकेट है 1 किलोमीटर की रेंज में है, वो देख सकती है हमारी ह्यूमन आई। अगर 10 किलोमीटर की रेंज में नीम ट्री है, वो हमारी ह्यूमन आई देख सकती है। और क्या देख सकती है ह्यूमन आई? जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है। कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म? जो हमारी नेकेड आई देख सकती है, जैसे ह्यूमंस, ऑस्ट्रिच, वो देख सकती है। एग देख सकती है ह्यूमन आई। अब देखो जो लाइट माइक्रोस्कोप में ही दिख सकते हैं, वो क्या चीज है? फिश एग। फिश एग जो होते हैं बहुत ही ज्यादा माइक्रोस्कोपिक होते हैं, और लाइट माइक्रोस्कोप जो कि एक स्पेसिफिक माइक्रोस्कोप है, वो चाहिए इसे देखने के लिए। ये जो फिश का एग है, जो मछलियों के अंडे होते हैं, 1 माइक्रोमीटर जितने होते हैं। अब अमीबा कितना होता है? 100 माइक्रोमीटर छोटा जो है अमीबा होता है, 100 माइक्रोमीटर। प्लांट सेल, एनिमल सेल और न्यूक्लियस 10 माइक्रोमीटर, 10 माइक्रोमीटर मतलब कि बहुत ही छोटे। ये देखो, ये तो 1 मिलीमीटर है, 1 मिलीमीटर के बाद आया 100 माइक्रोमीटर, उसके बाद 10, फिर 1। सबसे छोटे प्लांट सेल, एनिमल और न्यूक्लियस ये दिखते हैं हमें। उसके बाद 1 माइक्रोमीटर में क्या दिखते हैं हमें? बैक्टीरियाज, माइटोकॉन्ड्रिया जो कि बहुत ही ज्यादा छोटी होती है, कम से कम 1/2 माइक्रोमीटर जो है माइटोकॉन्ड्रिया का साइज होता है। अब यहाँ पर देखिए जरा, जो दिखते हैं सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। जो ऐसी चीजें हैं जो नेकेड आई से संभव नहीं है, लाइट जो कि नॉर्मल माइक्रोस्कोप है उससे दिखना नहीं सकते, वो चीजें जो हमें दिखती है वो से ही हम देख पाते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। किससे? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। देखिए सबसे पहला स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया, वो दिखता है इस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, जो कि 100 नैनोमीटर। देखिए माइक्रोमीटर कितना छोटा है, 1 टू द पावर 10 की पावर -6 जो है 1 माइक्रोमीटर 10 टू द पावर -6 छोटा है, इतना ज्यादा छोटा है। मतलब कि एक को किससे डिवाइड कर रहे हैं आप? 1,0,0,0,0,0,0, मतलब कि इसका आंसर देखिए आप, 1 माइक्रोमीटर कितना होता है? 0.0000006। इतना मीटर जो है 1 माइक्रोमीटर हमारा होता है। और वहीं पर बात आई 1 नैनोमीटर की। 1 नैनोमीटर कितना होता है? देखिए जरा, 1 नैनोमीटर जो हमारा है वो कितना होता है? 10 टू द पावर -9 मीटर। मतलब कि 0.000000009 मीटर। इतना मीटर, 0 पॉइंट के बाद 9 0 लगातार, उसके बाद इतना मीटर जो 1 नैनोमीटर है वो होता है, बहुत ही हद से ज्यादा छोटा। अब देखिए जरा स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया जो हमारा धरती पर प्रेजेंट है, सबसे छोटा बैक्टीरिया वो है PPLO, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ PPLO। PPLO का मतलब क्या है? देखिए PPLO, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। मतलब कि प्लूरा निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म जो होता है उसे ही PPLO कहते हैं। इसका एक और नाम है, छोटा सा नाम, उसे हम कह देते हैं, इसका छोटा नाम मैं बता देता हूँ आपको। इसका छोटा नाम है माइकोप्लाज्मा। इसका जो है छोटा नाम है। अब देखिए जरा माइकोप्लाज्मा, उसका साइज कितना है माइकोप्लाज्मा का? 100 नैनोमीटर। मतलब कि 0.0000 कितना? 11 0
और उसके बाद आएगा क्या 9। इतना साइज है पीपीएलओ स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया का। वायरस तो और भी छोटे होते हैं, वो हाफ नैनोमीटर जो है वो उतने छोटे होते हैं वायरस। लेकिन वायरस जो है हमारे वो लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, इसलिए सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है हम उसे पीपीएलओ को ही कंसीडर करते हैं, क्योंकि वायरस लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, उसके पास खुद के ऑर्गेनल नहीं है, न्यूक्लियस नहीं है, दूसरे पर डिपेंड है, खुद के पास सेल वॉल, ये सारी चीजें नहीं है। अब देखिए राइबोसोम आए। राइबोसोम क्या है मैं भी बता देता हूँ, प्रोटीन फैक्ट्री है। इनका साइज होता है 10 नैनोमीटर, प्रोटीन का भी और लिपिड का भी। अब 1 नैनोमीटर मतलब 10 की पावर -9, इतने छोटे कौन है? सबसे छोटी चीज वो होते हैं हमारे मॉलिक्यूल्स, और उससे भी छोटे 0.1 नैनोमीटर, मतलब कि क्या बोलते हैं 1 के आगे 10 0 फिर 0.1, मतलब कि 10 to the power -10, उसे ही हम 10 नैनोमीटर कहते हैं, 0.1 नैनोमीटर कहते हैं। उतने छोटे कौन है? हमारे एटम्स छोटे हैं। सबसे छोटी चीज इस धरती पर जो है वो एटम है। उससे भी छोटी हमें मिलेगी, वो क्या होगी? उससे भी छोटी मिलेगी प्रोटॉन। उसके बाद रुक जाइए, ढंग से लिख देता हूँ। उससे भी छोटी, अगर एटम के बाद देखिए आप, एटम के बाद आते हैं हमारे प्रोटॉन, उसके बाद आते हैं हमारे न्यूट्रॉन, उसके बाद आते हैं हमारे न्यूट्रॉन N+-, उसके बाद आते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन E-। ये सारी चीजें जो है हमें देखने को मिलती है। अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट टूल्स ऑफ द ट्रेड, माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप के बारे में फुल डिटेल हमारी बुक जो है हमारी उसमें दिया हुआ है। माइक्रोस्कोप जो है फुल डिटेल में प्रेजेंट है हमारी बुक में। अब देखते हैं इसको, देखिए माइक्रोस्कोप का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ना, माइक्रोस्कोप का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, जिससे हम आंख डालकर देखते हैं, घूर कर देखते हैं, क्या चीज है भाई साहब, क्या चीज है, उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं आई पीस। क्या कहते हैं? आई पीस। अब देखिए ये जो स्टैंड है जिस पर माइक्रोस्कोप खड़ा होता है, उसे हम कहते हैं फाइन एडजस्टमेंट या कोर्स। अब जो है लेंस भी लगे हैं। सबसे पहले इसमें लगा होता है कॉनकेव लेंस, उसके बाद कॉन्वेक्स मिलेंगे आपको। उस लेंस को कहते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस, जिस पर कोई चीज, अगर हम सेल देख रहे हैं, सेल हम ओनियन पील का सेल देख रहे हैं, अगर उसे जहां जिस प्लेट पर रखा जाएगा उसको कहते हैं हम स्टेज। उसको हम कहते हैं क्या? स्टेज। और जो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, जिससे हमारी आंखों में वो लाइट पड़े और हम उसे देख पाए, उसे कहते हैं हम मिरर। मिरर तो आपको जाहिर सी बात है पता ही होगा, उसे कहते हैं हम मिरर। ठीक है, अब देखिए जरा नेक्स्ट क्या है? टोटल मैग्निफिकेशन आई पीस पावर इनटू ऑब्जेक्टिव। अब ये फॉर्मूला दिया हुआ है। अगर आपको टोटल मैग्निफिकेशन निकालनी है किसी भी, अगर हमारा माइक्रोस्कोप है उसकी, तो जो हमारी आंखों की जो देखने की क्षमता है, पावर है, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम ऑब्जेक्टिव से। मतलब कि जितना ज्यादा वो हमें मैग्नीफाई कर दे रहा है, मान लो आपने 4x जूम कर देखा 4x, तो अगर हमारी आईज की जो कैपेसिटी है, हमारी आई की कैपेसिटी है मान लो 4x, तो वो हो जाएगा 16x। ये हमें मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला दिया हुआ है। मतलब कि आई पीस मल्टीप्लाई बाय ऑब्जेक्टिव इज इक्वल टू मैग्निफिकेशन। ठीक है, अब देखिए यूजेस बीम इलेक्ट्रॉन्स इंस्टेड ऑफ लाइट। मतलब कि अब देखिए एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन उन्हें देखने में काम आता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। वो किन का यूज करता है? इलेक्ट्रॉन की बीम का, लाइट का यूज नहीं करता हो। रिजोल्व डाउन नैनोमीटर स्केल 1 मिलियन ऑफ अ मीटर। मतलब कि वो उस इलेक्ट्रॉन वो जो है हमारा क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, उसकी क्षमता है वो 1 नैनोमीटर को भी ऑब्जर्व कर सकता है। गिव हाई कंट्रास्ट रिजोल्यूशन, मतलब कि वो
कई प्रकार की, बहुत ही ज्यादा, जो हमें दिख भी नहीं पाते। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है, वो हमें दिख नहीं पाएंगे नेकेड आई से, तो बिल्कुल भी असंभव है। मैग्नीफाइंग ग्लास ले लो, कुछ भी ले लो, अगर आप क्या बोलते हैं ये ले लेंगे ना, ये जो माइक्रोस्कोप है, तब भी आपको दिख नहीं पाएगा। ये इलेक्ट्रॉन इतना ये छोटा होता है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कंट्रास्ट कर कर उसे दिखा देता है। अब देखिए जरा एक्टिविटी 2.1 हमारी बुक में दी गई है, एस्टिमेटेड सेल साइज। जो सेल का साइज है उसको एस्टिमेट मतलब कि कैलकुलेट करने के ऊपर बताया गया है। पुट ट्रांसपोर्ट रूलर ऑन स्टेज, मतलब कि एक स्केल जो कि मिलीमीटर का हो उसे रखो, किस पर, स्टेज पर, यहाँ पर रखो। यहाँ पर स्केल क्या होता है, देखिए इस रूलर क्या होता है, जिस पर हमारी ऐसी स्लाइड होता है रूलर जिस पर हमारा जो सेल है वो रखा जाता है। मेजर डायमीटर ऑफ विजिबल फील्ड, जो हमें दिख रहा है उसका डायमीटर मेजर करो मिलीमीटर से, जो भी हमारा सेल दिख रहा है। काउंट सेल्स अक्रॉस डायमीटर, जो उसके सेल है उसका डायमीटर कैलकुलेट करने को बताया गया है। अब देखिए, अब जो आपने कैलकुलेट किया उसका जो हमारा सेल है उसका साइज क्या है असलियत में, आपने तो मैनुअली कर लिया, आपने स्केल लिया उसमें रखा और आंखों से देखा और कैलकुलेट कर लिया। अच्छा जी 1 मिलीमीटर है, ये असलियत में तो बहुत छोटा है, ये तो आपने मैनुअली किया। लेकिन अब असलियत साइज जो है वो निकलेगा डायमीटर ऑफ विजिबल फील्ड इन माइक्रोमीटर, मतलब कि जो भी आपने डायमीटर ऑब्जर्व किया माइक्रोस्कोप में, मान लीजिए आपने 0.5 मिलीमीटर डायमीटर ऑब्जर्व किया, उसे आपको कन्वर्ट करना है नैनोमीटर में, नैनोमीटर नहीं सॉरी माइक्रोमीटर में, जो कि होता है 10⁻⁻⁶। मतलब कि आपको कुछ नहीं करना, 0.5 को किससे डिवाइड कर देना है, 1,000,000,000, इससे डिवाइड कर दो, काम खत्म। अब उसके बाद क्या करना है, डिवाइड करने के बाद जो आंसर आया उसको भी डिवाइड करो नंबर ऑफ सेल्स अलोंग डायमीटर। मान लीजिए एक सेल, ये कई सारे सेल जिसके पास है, आपने इस सेल को इंडिकेट कर लिया, इस सेल को ऑब्जर्व कर लिया। अब ये जो सेल है, इसके अलावा जितने भी सेल है, इस सेल को छोड़कर जितने भी सेल है ये सारे गिन लीजिए। इनको गिनने के बाद आपको क्या करना है, देखिए ये जो आपका पहला नंबर आया था नैनोमीटर माइक्रोमीटर में कन्वर्ट करने के बाद उससे डिवाइड कर दीजिए, तो आपका असली जो साइज है सेल का वो आ जाएगा। बहुत ही मस्त एक्टिविटी, आप देख सकते हैं। कन्वर्जन दिया हुआ है 1 मिलीमीटर इक्वल टू 1000 माइक्रोमीटर, ठीक है। और 1 सेंटीमीटर होता तो होता 1,000,000,000, क्या बोलते हैं हमारा 3 जीरोस के आगे इतना माइक्रोमीटर, ठीक है। अब देखिए जरा, सपोज फील्ड इज 5 मिलीमीटर। मान लीजिए आपका जो साइज है किसका, डायमीटर का, वो आया 5 मिलीमीटर, तो आप क्या कर देंगे, उसे 1000 से मल्टीप्लाई करके 5000 नैनोमीटर कर देंगे। अब देखिए आपने क्या किया, 25 जो सेल है, जो हमारा सेल है 25 आपने अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ सेल काउंट करे। उसके बाद आपको क्या कर देना है, 5000 को 25 से सिंपली डिवाइड कर देना है। डिवाइड करने के बाद आंसर क्या है, 200 माइक्रोमीटर। यही हमारा एक्चुअल साइज था किसका, सेल का एक्चुअल साइज आ गया हमारा, ठीक है। अब देखिए स्ट्रक्चर ऑफ सेल का स्ट्रक्चर बताया हुआ है, द बाउंड्री बताई हुई है। अभी देखिए जरा, सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ, आपने 8th में सेल का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, अब उससे ये डीप समझाया गया है हमें 9th में। पहले मैं स्ट्रक्चर बता देता हूँ अगर आपको याद नहीं है। देखिए सबसे पहले अगर हम प्लांट सेल की बात करें, सबसे पहले प्लांट सेल में जो चीज मिलती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं सेल वॉल। सबसे आउटर बाउंड्री जो हमारे प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है उसे सेल वॉल कहा जाता है। प्लांट सेल की बात हो रही है। अब उसके जो अंदर होगी, अब मान लीजिए अब उसके भी अंदर जो चीज पाई जाएगी, सेल वॉल के बाद आएगी हमारी क्या, बताइए सेल मेम्ब्रेन।
सेल मेम्ब्रेन आ गई। अब सेल मेम्ब्रेन के बाद क्या आएगा? सेल मेम्ब्रेन के बाद ये जो अंदर का हिस्सा बचा है, अंदर का हिस्सा सेल के अंदर का, इसमें प्रेजेंट होता है हमारा साइटोप्लाज्म। साइटो का मतलब देखिए जरा, साइटोप्लाज्म मतलब कि एक फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें पानी, जो हमारा वाटर है H2O, वो ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट है, हाई क्वांटिटी में जो है वो प्रेजेंट है। कौन? वाटर। ठीक है, साइटोप्लाज्म। अब इसके अंदर बहुत ही डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर मिलेंगे। अब देखिए, बीच में नहीं कह सकते। अब अगर हमारा आप देखेंगे आरबीसी सेल, उसमें जो है इलोंगेटेड वो सेल होती है, तो लास्ट में जो है हमारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, लास्ट में एंड पे तो न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। न्यूक्लियस क्या काम करेगा? न्यूक्लियस का काम होता है, और जैसे हमारा ब्रेन है, सारी एक्टिविटी हमारी बॉडी की ब्रेन का काम क्या करते हैं? कंट्रोल कर रहा है। वैसे ही न्यूक्लियस सेल की जो भी काम होना है, इतना खाना लिया, इतना खाना बनाना है, वो एक्सक्रीट करना है, ये फंक्शन होना है, ऑक्सीजन आ रही है, माइटोकॉन्ड्रियम भेज रही है, ये सारी चीजें कंट्रोल करेगा न्यूक्लियस। ठीक है, उसके बाद हमारा न्यूक्लियस के बाद आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या होता है? देखिए जरा, जो भी हमारी चीजें क्या बोलते हैं, जो भी चीजें हमारी न्यूक्लियस को प्रोवाइड करनी है, या सेल मेम्ब्रेन को प्रोवाइड करनी है, या किसी भी चीज को प्रोवाइड करनी है, वो हमारा काम करेगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? उसमें दो प्रकार के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। एक पहला SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या होता है? देखिए, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम होता है लिपिड बनाना, लिपिड्स। अभी आप याद कर लीजिए, बाद में और डीप समझाएंगे। लिपिड बनाना, लिपिड का काम क्या होता है? ये जो लिपिड है ना, ये जो सेल मेम्ब्रेन बनी है हमारी, ये देखिए यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन, ये लिपिड से ही बनी होती है। लिपिड और प्रोटीन के मिक्सचर जो होता है, उससे सेल मेम्ब्रेन बनी होती है। तो ये लिपिड बनाते हैं कौन? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब आए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें चिपके होते हैं हमारे, ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसमें हमारे कोई चीज चिपकी होती है, स्पेशल चीज, उसका नाम क्या है? राइबोसोम्स। राइबोसोम क्या करते हैं? प्रोटीन बनाते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। वो प्रोटीन फैक्ट्री है मान लो, तो राइबोसोम ने क्या करा? प्रोटीन बनाए, किसको दिए? RER को दिए, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को दिए। अब उसने क्या करा? उसने प्रोवाइड कर दिया उस सेल मेम्ब्रेन, और जहां भी डिफरेंट प्रोवाइड कर रहे थे न्यूक्लियस को, कहीं भी। अब उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद आएगा गोल्जी अपार्टस, गोल्जी बॉडीज, या गोल्जी अपार्टस कह सकते हैं आप। अब गोल्जी बॉडीज क्या करेगी? जो भी हमारे लिपिड हो गए, प्रोटीन हो गए, जो भी हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने प्रोवाइड करे हैं, उसको अपने पास ले लेगी। अपने पास लेकर स्कैन करेगी। उसमें क्या करेगी? देखिए जरा, इसमें जो गोल्जी अपार्टस है, ये उसको स्कैन करेगी। स्कैन करने के बाद मॉडिफाई करेगी। मॉडिफाई करने के बाद ये ट्रांसपोर्ट कर देगी। क्या बोला मैंने? स्कैन, मॉडिफाई, ट्रांसपोर्ट। मतलब कि SMT ऐसे याद रख सकते हैं आप, स्कैन, मॉडिफाई, ट्रांसपोर्ट। अब इसमें स्कैन कर करती क्या है? देखिए जरा, ये जो हमारी गोल्जी अपार्टस है, ये क्या करती है? इसमें ग्लाइकोजन की लेयर लगा देती है। ग्लाइकोजन एक प्रकार का हमारा शुगर है, उसके लेयर लगा देती है। फिर ये बन जाते हैं ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन। अब ये ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन जहां भी इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्ट करने होते हैं, ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। यही हमारा सिस्टम था। उसके बाद प्लांट सेल में देखेंगे वैक्यूल आए। वैक्यूल में जो भी फूड वगैरह एटसेट्रा चीजें थी, वो इसमें डाल दी जाएगी। स्टोरेज का काम वैक्यूल्स करते हैं। उसके बाद सेंट्रियोलोसिस आए, हमारे किस में आए? एनिमल सेल में आए, और रिप्रोडक्शन का काम करेंगे। यही सारी चीजें थी इंफॉर्मेशन। अब देखते हैं हम जो असली बात है हमारी, स्ट्रक्चर ऑफ सेल, द बाउंड्री। अब डीप में समझेंगे हम। अब जो हमारा एनिमल सेल होता है, एनिमल सेल का जो बाउंड्री होती है वो कौन होती है? मैंने बताया, एनिमल सेल में सिर्फ और सिर्फ सेल मेम्ब्रेन मिलेगी, सेल वॉल नहीं मिलेगी। क्या मिलेगी? सेल मेम्ब्रेन। देखिए 4C से समझा देता हूं मैं।
ट्रिक बना देता हूँ, ट्रिक। सबसे पहले 4C, सी 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 और सी, ये 4C मैंने बना दिए। इनके ट्रिक से आप समझ सकते हैं कि ये जो डिफरेंशिएट आप कैसे करेंगे प्लांट सेल को एनिमल सेल को। आइए देखते हैं। सबसे पहले प्लांट सेल में क्या होता है, प्लांट सेल में मिलेंगे क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के बाद आपको क्या मिलेंगे, आपको मिलेगी सेल वॉल। सेल वॉल के बाद आपको प्लांट में क्या मिलेंगे, आपको मिलेंगे सेंट्रियोल वैक्यूल, मतलब कि सेंट्रियोल। मैंने क्या किया, सेंट्रियोल। सेंट्रियोल का मतलब होता है बिल्कुल बीच में, सेंट्रियोल का मतलब मिडल में जो वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं वो मिलेंगे सेंट्रियोल वैक्यूल। अब सी, जो लास्ट वाला सी है वो बताएगा क्या नहीं मिलेगा प्लांट में, आपको नहीं मिलेगा प्लांट में आपको सेंट्रियोल्स नहीं मिलेंगे जो कि रिप्रोडक्शन का काम करते हैं। एनिमल सेल में और प्लांट में सेंट्रियोल एब्सेंट होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम क्या बताया गया है इम्पोर्टेंट। सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन मैंने बताया प्लांट में भी मिलेंगी, एनिमल में भी मिलेगी, सारी जगह मिलेंगी, बैक्टीरिया में भी। यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल मतलब कि सारी जगह। ये जो सेल मेम्ब्रेन है इसका एक और नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये बहुत ज्यादा थिन होती है, फ्लेक्सिबल होती है, मतलब कि मान लो सेल वॉल ऐसी थी, इसने कहा अरे मैं ऐसी क्यों हूं, मैं तो गुड़िया की शेप ले लूंगी, ये ऐसी बन गई, बन सकती है, क्यों, सेल वॉल फ्लेक्सिबल होती है। डिफाइन इंडिविजुअलिटी ऑफ सेल, मतलब कि एक जो सेल है उसकी इंडिविजुअलिटी मतलब कि एकता को दर्शाती है कौन, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये बहुत ज्यादा थिन होती है, बहुत ज्यादा पतली होती है। इसका साइज देखिए जरा, इसका साइज इंपोर्टेंट है, लिखा हुआ है 7 से लेकर 10 नैनोमीटर तक ये मोटी हो सकती है, इसका ये साइज है। 7 से लेकर 10 नैनोमीटर का मतलब क्या है, 7 को डिवाइड कर दीजिए, 10 के आगे कितने जीरो, 10 के आगे 9 जीरो, बस खत्म। क्यों 1 नैनोमीटर, मैंने बताया था 1 जो हमारा 1 नैनोमीटर जो है वो होता है 10⁻⁻⁹, अभी भी मैंने बताया था। तो आप 10 के आगे 9 जीरो लगाकर 7 को 10 को डिवाइड कर देंगे, एक्चुअल साइज आ जाएगा। देखिए 1 नैनोमीटर कितना है, 10 के आगे कितनी जीरो, 10 के आगे 9 जीरो, 0.0000000000001 मिलीमीटर है। अगर सेंटीमीटर में करेंगे तो वो 10 के आगे 9 जीरो आएगा, इसमें अभी 6 जीरो है, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन है, मतलब कि ये कुछ ही चीजों को अपने अंदर आने देती है। ये नहीं कि अच्छा भाई साहब बैक्टीरिया आजा खा जा मेरे सेल को, ऐसे नहीं होगा। सेलेक्टिवली मतलब कि सिलेक्ट कर भेजती है न्यूक्लियस के पास, किसी भी चीज के पास सेलेक्ट कर ये रोक देती है जो भी फालतू की सब्सटेंस है। जैसे अगर हमारा ऑक्सीजन और CO2 है जो कि रिक्वायर्ड है लंग्स को, उसे ये अंदर आने देगी। अगर हमारा कोई बेस्ट चीज है, मान लीजिए वायरस आ गया, वायरस को बाहर भेज देगी, उसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वायरस जो है बहुत खतरनाक होता है। मतलब कि देखिए ऑक्सीजन और CO2 को क्या करेगी, अलाउ सम सब्सटेंस लाइक ऑक्सीजन एंड CO2 इन लंग्स टू एल्वुली, मतलब कि हमारी जो एल्वुली है, एयर सैक है, उनके पास पहुंचाने के लिए, जिससे टू पास बैकिंग ब्लॉकिंग अदर्स, इन्हें पास करने देगी और जो भी उल्टी सीधी फालतू की चीजें होगी उन्हें रोक देगी। अब देखिए सबसे पहले इसमें क्या होता है, ये जो सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन है जिसका नाम क्या है हमारा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहो या हमारा क्या कहो, या आप कह सकते हैं सेल मेम्ब्रेन कहो। वो बनी होती है किससे, वो बनी होती है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से। किससे, मैं यहां लिख देता हूं, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से बनी होती है। कौन, हमारी जो मेम्ब्रेन है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। मतलब कि देखिए जरा, ये जो आपको ऊपर की चीजें दिख रही है ना, ये वाली चीजें, ये हाँ, ये जो है ये
ये जो गोलाकार गोल 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 चीज दिख रही है यार, फिर इसके नीचे डंडी है, ये मिक्स हो रखी है, इसको ही हम लिपिड कहते हैं, लिपिड। अब देखिए इसकी जो हेड होता है, ये हेड हेड ये होता है पोलर, ये पोलर सब्सटेंस होता है। पोलर सब्सटेंस वो होता है जो कि चार्ज होते हैं, चार्ज्ड। अब चार्ज सब्सटेंस क्या करेंगे, अपनी तरफ जो नॉन चार्ज सब्सटेंस है जैसे H2O उन्हें अट्रैक्ट करेंगे। तो ये क्या करती है, वाटर को अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ। लेकिन जो इनकी टेल होती है, ये जो पूंछ सी आपको दिख रही है, ये ऊपर गोल गोल चीज है और ये नीचे पूंछ है, ये होती है नॉन पोलर। ये क्या होती है, नॉन पोलर। ये नॉन पोलर होती है, ये रिपल करती है वाटर को। नॉन पोलर सब्सटेंस जनरली रिपल करते हैं वाटर को। अब देखिए यहाँ पर ये प्रोटीन है, ये प्रोटीन, ये आपको जो दिख रहे हैं प्रोटीन्स। प्रोटीन यहाँ पर बीच में भी हो सकते हैं, नीचे भी हो सकते हैं, ऊपर भी हो सकते हैं, इसके बाहर भी हो सकते हैं। ठीक है, ऐसा जरूरी है कि इसके अंदर ही होगे। तो प्रोटीन, अगर प्रोटीन जो है इनके बीच में क्या हो जाए, मिक्स हो जाए, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल है, ये सेमी सॉलिड होती है। वैसे तो जो हमारी मेम्ब्रेन है, ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर सेमी सॉलिड होती है, ज्यादातर इसमें पानी भरा होता है, तो ये फ्लूइड की तरह वर्क करती है। अब इसमें प्रोटीन आकर चिपक जाते हैं, क्या होते हैं, प्रोटीन आकर चिपक गए। प्रोटीन का काम क्या होगा, देखिए ये सेल मेम्ब्रेन जैसे पानी हो गया, H2O हो गया, उसे तो ये अंदर आने नहीं दे रही, और जो भी हमारे अदर सब्सटेंस है उसे भी नहीं आने दे रही। क्यों, यहाँ पर ये जो इसकी टेल है, नॉन पोलर सब्सटेंस चिपके हुए, भाई साहब तुम भागो यहाँ से। लेकिन ये प्रोटीन काम करते हैं गेट कीपर का। अगर कोई भी जरूरी सब्सटेंस है जैसे H2O, O2, CO2 और कोई भी हमारे C6H12O6 क्या बोलते हैं, हमारा जो भी ग्लूकोज है, उसे अंदर आना जरूरी है, तो वो उसके लिए जो हेल्प करता है, ये ब्रिज बन जाता है प्रोटीन का। प्रोटीन ही हेल्प करता है उन सारी सब्सटेंस को अंदर आने के लिए। अब वो सारी सब्सटेंस अंदर आ गए सेल के अंदर, इसके थ्रू, किसके थ्रू, प्रोटीन बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसमें। एक्ट लाइक गेट कीपर लिखा भी हुआ है, वो कैप देखिए जरा। फ्लूइड मॉलिक्यूल्स कैन मूव, स्लाइड, वेट, फ्लिप एंड रोटेट, मोजेक अरेंज लाइक टाइल्स इन मोजेक पैटर्न। मतलब कि मोजेक क्या होता है, टाइल लाइक पैटर्न में ये क्या बोलते हैं, फिक्स्ड शेप में बना होता है, अरेंज किया जाता है, उसे हम मोजेक कहते हैं। अब देखिए जरा, मूवमेंट अक्रॉस मेम्ब्रेन। अब ये मेम्ब्रेन तो हमने समझ ली, अब ये मेम्ब्रेन, अब लेकिन जो हमारा खाना है, जो हमारी ऑक्सीजन है, CO2 है, H2O है, वो सारी चीजें तो अंदर भी आनी है, वो कैसे आएगी, उसके लिए दो प्रोसेस होते हैं, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन में क्या होता है, एक हमारी, देखिए डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन वो होता है जिसमें हमारी कोई भी मेम्ब्रेन, कोई भी अगर हमारी मेम्ब्रेन है वो क्रॉस नहीं हो रही, उसे डिफ्यूजन कहते हैं। लेकिन अगर बात आई ऑस्मोसिस की, उसमें क्या होगा, एक मेम्ब्रेन, प्रीमेबल मेम्ब्रेन क्रॉस होगी। आइए समझाते हैं डीप में। डीप में क्या है, देखिए मान लीजिए हमारा सेल है, यहाँ पर आ रही है हमारी CO2। CO2 को क्या करना है, मान लीजिए ये सेल है, इसके सेल बड़ा बना दिया, इसके अंदर है CO2, इस CO2 को जाना है बाहर, CO2 को जाना है बाहर, तो ये चले गई बाहर, ठीक है, बाहर चले गई, उसे ही कहा हमने डिफ्यूजन। मतलब कि अगर कोई भी हमारा सब्सटेंस हायर कंसंट्रेशन से अपनी लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाता है, उसे हम डिफ्यूजन कहते हैं। मान लीजिए हमारे यहाँ पानी है, यहाँ टेबल पर आपने पानी गिरा दिया, अब वो पानी क्या करेगा, वो नीचे जाना शुरू करेगा, ऐसे बहेगा ना। अब पहले यहाँ पानी ज्यादा था, यहाँ पानी नहीं था, तो जहाँ पानी ज्यादा था वहां से जहाँ पानी नहीं था उस तरफ पानी जाएगा ना। हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन तक ही तो जा रहा है पानी, उसे ही हमने डिफ्यूजन का नाम दे दिया। अब लेकिन डिफ्यूजन हो रही है हायर कंसंट्रेशन से लोअर। मान लीजिए यहाँ पर सेल है, यहाँ पर O2 कई सारी ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर हायर है, यहाँ पर लोअर कंसंट्रेशन है, तो ऑटोमेटिकली ये ट्रांसफर हो जाएगी। लेकिन अगर बात आई पानी की, अब बताऊंगा मैं क्या हमारी जो चीज है वो चल रही है, कंफ्यूज होंगे इसमें। आप देखिए पानी की बात आई, क्या ही बात आई, H2O की कई सारा
पानी है। अब इसमें भी ऐसा होना चाहिए, बाहर कई सारा पानी है, हायर कंसंट्रेशन है, अंदर लोअर कंसंट्रेशन है, तो बाहर से अंदर आना तो आसान है, आ जाइए, पानी आना चाहिए सेल में, लेकिन आ नहीं पा रहा। क्यों नहीं आ पा रहा है पानी अंदर? इसके पीछे रीजन है जो मैंने पहले बताया था आपको, आइए बताता हूँ। ये बात है ना, डीप में समझना चाहिए। देखिए ऊपर क्या है, ऐसे हमारे पोलर सब्सटेंस लगे हुए लिपिड के जो हेड है वो पोलर नेचर के हैं, वो पानी को अट्रैक्ट करते हैं, तो पानी अंदर आना चाहिए। लेकिन इनकी जो लिपिड है, ये जो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है ना, ये जो लिपिड है, इनकी जो टेल है, इनकी जो पूंछ है, वो है हमारी नॉन पोलर। नॉन पोलर है वो क्या है, हाइड्रोफोबिक है। ये हाइड्रोफोबिक है और ये हाइड्रोफोबिक है। हाइड्रोफोबिक है, कौन है हाइड्रोफोबिक? ये जो हमारी फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर है, पानी से इन्हें बिल्कुल मना है, हमें पानी नहीं पसंद है, पानी नहीं आना चाहिए, तो इन्हें पानी पसंद ही नहीं है। किन्हें? ये जो हमारी टेल है, किनकी? लिपिड की। तो पानी अंदर कैसे आए? अभी देखिए जरा, पानी को भी तो अंदर आना है, तो यहाँ पर आती है ओस्मोसिस। ओस्मोसिस क्या कहती है? ये हमारा सेल है, यहाँ पर जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन है, इस पर चिपके हुए प्रोटीन्स। क्या चिपके हुए? प्रोटीन। मैंने क्या कहा था, अगर वो पानी को अंदर नहीं आने दे रहा, पानी नहीं अंदर आएगा, मैं नहीं आने दूंगा, तो ये पानी किसके द्वारा चले जाएगा? गेट खोला अंदर गया, गेट खोला अंदर गया। अब ये गेट क्या है? यहाँ पर गेट है हमारा प्रोटीन्स, अमीनो एसिड्स। तो ये इन्हें गेट का रास्ता लेना पड़ा, पानी को किसका रास्ता लेना पड़ा? गेट का। तो यहाँ पर क्या क्रॉस हुआ? मेम्ब्रेन कैसे क्रॉस हुआ? प्रोटीन के थ्रू। तो जहां भी मेम्ब्रेन क्रॉस होगी उसे हम क्या कह देंगे? ओस्मोसिस। हर ओस्मोसिस भी एक प्रकार का डिफ्यूजन ही है। देखिए डिफ्यूजन, नेट मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम हायर टू लोअर कंसेंट्रेशन, मतलब कि जब पार्टिकल हायर से लेकर लोअर कंसेंट्रेशन तक मूव करते हैं उसे हम डिफ्यूजन कहते हैं। ओस्मोसिस क्या होता है? डिफ्यूजन ऑफ वाटर। ये भी डिफ्यूजन है। ओस्मोसिस में क्या है? डिफ्यूजन ऑफ वाटर, जिसमें क्या होती है? क्रॉस होती है क्या? सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन या आप कह दो सेल मेम्ब्रेन, वो क्रॉस होती है किसके थ्रू? प्रोटीन्स के थ्रू। अब एक्टिविटी दी हुई है हमारी, देख पा रहे एक्टिविटी 2.2 पोटैटो एक्सपेरिमेंट है। एक्टिविटी में क्या कह दिया भाई साहब? आलू ले लो, पानी में डाल दो। एक सिंपल पानी में आलू डाल दिया, एक सिंपल पानी में नहीं डाला, उसमें नमक घोल दो। 20% 20% नमक घोलो या चीनी घोलो, कुछ भी घोलो, मिट्टी नहीं घोलनी, बस सॉल्ट घोलो या शुगर घोलो, उसमें आलू डाल दो। आलू डाल दिया, ठीक है। एक नॉर्मल वाटर में आलू डाला, एक नमक के पानी में आलू डाला, क्या फर्क पड़ा? देखते हैं जरा। जब आपने नॉर्मल वाटर में आलू डाला, जो आलू था ना, आलू वो क्या हो गया? वो सूख गया। नहीं सॉरी, ये हो गया आलू फूल गया। फूल, आलू ने क्या कर लिया? फूल गया आलू फूल गया। लेकिन जैसे ही आपने सोल्ट में ये आलू डाला, आलू तो क्या आपने क्या देखा? आलू हो गया श्रिंक, आलू पतला हो गया। पहले आलू फूल गया फिर पतला हो गया, पहले आलू स्वेल हो गया फिर श्रिंक हो गया। ये चक्कर क्या है? देखो आलू में क्या होता है? आलू में होता है सेल, पता होगा, सारी चीज सेल से बनी है, नॉन लिविंग थिंग को छोड़। अब आलू में सेल होगा। अब सेल के ऊपर आते हैं, ये क्या चीज है, ये क्यों हुला? एक्टिविटी से समझते हैं। अब देखिए हम समझते हैं, यहाँ पर खेल आता है 3 प्रकार के सॉल्यूशन का। जो हमारे सॉल्यूशन के टाइप है वो डिवाइडेड है 3 पार्ट्स में। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में। वो 3 पार्ट क्या है हमारे? वो 3 पार्ट है आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक। अब इसकी ट्रिक देखिए। हाइपो का मतलब, हिप्पो का मतलब आपने क्या सोचा? हिप्पो का मतलब क्या होता है? फूलना। हाइपर का मतलब देखिए, आपको पहले
हाइपर का मतलब देखते हैं। हाइपर का मतलब क्या होता है? गुस्सा होता है असलियत में। अब क्या हुआ? गुस्सा हुआ, आपको आया गुस्सा, आप क्या हो गए? हाइपर हो गए, गुस्सा हो गए। तो आपका जो दिमाग है वो क्या हो गया? आपका दिमाग पतला हो गया, आपको सोचने समझने की क्षमता खत्म हो गई। गुस्सा आया, दिमाग पतला हो गया, यही ट्रिक है। हाइपो मतलब हिप्पोपोटामस देखा है? बहुत ही मोटा, मोटा पतला है, मोटा। हिप्पो का मतलब मोटा। हाइपर गुस्सा आया, आपका दिमाग पतला हो गया। गुस्सा आया, आपका दिमाग नहीं काम कर रहा तो पतला हो गया ना। यही ट्रिक है। अगर कहीं भी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन दिख जाए तो आपको क्या कर देना है? सेल को स्वेल मतलब कि सेल फूल जाएगा। हाइपोटोनिक दिख जाए तो आपको क्या कर देना है? सेल को श्रिंक मतलब कि सेल पतला हो जाएगा। अब ये हुआ क्यों, उसके ऊपर बात करेंगे, देखिए जरा। अब आइसोटोनिक तो बहुत ही आसान है, दोनों में इक्वल, मतलब कि ना फूलेगा ना पतला होएगा, दोनों में सेम रहेगा। अब आइसोटोनिक का मतलब क्या है? देखिए, आपने एक सॉल्यूशन लिया, क्या लिया आपने? सॉल्यूशन। मान लीजिए बीकर है, इसमें आपने सॉल्यूशन लिया, इसमें लिया आपने सॉल्यूशन जहां पर जो कि सिंपल उसमें पानी है और कुछ नहीं है, सिंपल उसमें पानी है, ठीक है, पानी का सॉल्यूशन ले लिया। ये आपने इसमें रख दिया सेल, एक सॉल्यूशन को आपने रख दिया, इस सॉल्यूशन में आपने क्या रख दिया? सेल को रख दिया। अब सेल में जितना पानी है उतना ही पानी किसमें है? इस बीकर में है। अब ये क्या करेगा? सेल जितनी फोर्स ये वाटर इस पर लगा रहा है उतनी फोर्स ये भी लगाएगा। अब इक्वल एंड बैलेंस फोर्स पढ़ा होगा 8th में, तो यहाँ पर नेट फोर्स कितनी होगी? नेट फोर्स वो हो जाएगी 0, तो इस वजह से ये नहीं फूलेगा, ये सेम ही साइज का रहेगा। अब देखिए हिप्पोटोनिक में क्या हुआ? एक्स्ट्रा सेल्यूलर जो फोर्स है वो कम हो गई, इंट्रा जो सेल्यूलर जो फोर्स है उसके, मतलब कि जितना जो हमारा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है उस सेल के बाहर वो कम है, किससे? सेल के अंदर जितना कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। मतलब कि आपने बीकर लिया, ठीक है जी, बीकर लिया, इसमें आपने कई प्रकार का नमक, बहुत ही ज्यादा नमक डाल दिया। नमक के बाद क्या कर दिया? इसमें आपने कोई सारा पानी डाल दिया। पानी डालने के बाद ये बन गया हमारा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन बन गया कौन सा? सोल्ट सॉल्यूशन, ठीक है। अब इसमें आपने डाल दिया सेल। सेल क्या करेगा? अब देखिए जरा, अब देखिए एक चीज बताता हूं मैं। अब जितना ज्यादा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन यहाँ है इस बीकर में बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है कंपेयर टू कितना? जितना सेल में इतना नमक नहीं है, सेल में भी नमक होगा, सोल्ट हो गए, आयंस प्रेजेंट होते हैं सेल में भी, सेल में बहुत कम नमक है, लेकिन आपने बाहर बहुत ही ज्यादा इस बीकर में नमक डाल दिया। तो अब क्या होगा? देखिए मैंने क्या बोला, जो हमारा डिफ्यूजन होता है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन तक। अब यहाँ पर है हायर कंसंट्रेशन, बहुत ही ज्यादा कंसंट्रेशन, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर लोअर कंसंट्रेशन है, तो ये जो पानी है ये ऑटोमेटिकली इसके अंदर चला जाएगा। अब ऑटोमेटिकली इसके अंदर जैसे ही पानी गया ये तो फूल गया। अरे भाई साहब बहुत पानी आ रहा है, बहुत पानी, अरे मैंने बहुत ज्यादा पानी पी लिया, मैं तो फूल गया। इस वजह से ये सेल स्वेल हो गया, मतलब कि फूल गया, ठीक है। इस वजह से ये जो सेल है स्वेल हो गया। अब देखिए एक्स्ट्रा सेलुलर फोर्स। अब इसमें केस क्या है? जो बाहर की जितनी ज्यादा हमारा कंसंट्रेशन है, बाहर का कंसंट्रेशन क्या है? सॉरी दोस्तों, यहाँ पर मिस्टेक हो गई थी। क्या मिस्टेक थी? देखिए मैं बता देता हूँ, वो सिंपल सी बात है। यहाँ पर आपने क्या किया, यहाँ पर जो एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब कि जो सेल के बाहर का जो सॉल्यूशन है वो कंसंट्रेटेड कम है, लेकिन जो सेल का अंदर का जो सॉल्यूशन है वो कंसंट्रेशन ज्यादा है। अब इसे डायग्राम पर आते हैं। आपने क्या करा, यहाँ पर देखिए जरा, आपने क्या करा, एक पानी लिया, इसमें थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा, चुटकी भर नमक डाल दिया। अब यहाँ पर सेल है, इसमें बहुत सारा नमक प्रेजेंट है, अब यहाँ पर क्या है? बहुत ही ज्यादा हाई कंसंट्रेशन है, यहाँ पर क्या है? लो कंसंट्रेशन। अब देखिए जरा, अब ये जो सेल है ना ये बहुत ही ज्यादा वो है कंसंट्रेटेड है, इसको न्यूट्रल मतलब कि सेम बनाने के लिए जो बाहर का पानी है जो कि लो कंसंट्रेटेड है वो अंदर आ जाएगा, जिससे जो है पानी सेल के अंदर का जो पानी है वो क्या हो जाए? न्यूट्रल हो जाए। इसलिए जो सेल है वो हमारा फूला, अंदर का पानी बाहर आ गया,
ठीक है, बाहर का पानी अंदर आ गया, सॉरी। अब देखिए इसमें क्या है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर इज ग्रेटर देन इंट्रा सेल्यूलर, मतलब कि जो बाहर का पानी है उसकी कंसेंट्रेशन इस बार ज्यादा है, बल्कि अंदर के जो सेल का पानी है उसके बराबर। आपने भी कर लिया, इसमें सेल रख दिया, इसमें क्या है, इसमें कई सारा आपने नमक डाल दिया इस बीकर में, फिर बाद में पानी डाल दिया, कई सारा पानी, ठीक है, पानी डाल दिया। अब क्या हुआ, सेल में बहुत ही ज्यादा कम कंसेंट्रेशन है, सेल में 2 चुटकी भर नमक मानो, और आपने इसमें मुट्ठी भर नमक जो है वो डाल दिया बीकर में, ठीक है। अब क्या होगा, देखिए जरा, अब बाहर का पानी जो है वो कंसंट्रेटेड है, बहुत ही ज्यादा जो है उसका कंसंट्रेशन ज्यादा है, बाहर के पानी का बहुत ही ज्यादा, उसमें मॉलिक्यूल भरे पड़े हैं। अब उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, मतलब कि सेम बनाने के लिए, जो सेल के अंदर का पानी है वो आ जाएगा बाहर, वो आ जाएगा क्या, बाहर, किसके अंदर, बीकर के पानी के अंदर। अब सेल क्या हो गया, सेल हमारा पिचक गया बेचारा, सेल श्रिंक हो गया। यही हमारी क्या थे, 3 प्रकार के वो थे सॉल्यूशन। अब ये सारा खेल किस में होता है, बॉडी के अंदर होता है, जिसमें ब्लड हो गया और कई प्रकार के डिफरेंट वाटर हो गए, उसके अंदर ये खेलना चलता है। अब देखिए सेल वॉल आई, सेल वॉल आउटर कवरिंग। अब सेल वॉल सिर्फ आपको प्लांट में मिलेगी, फंगाई में, बैक्टीरिया में मिलेगी, एनिमल में सेल वॉल नहीं होती। क्यों नहीं होती उसके ऊपर भी बात करेंगे। देखिए सेल वॉल का काम क्या होता है, मान लीजिए प्लांट सेल है, ये सेल वॉल है। अब प्लांट तो बेचारा क्या बोलते हैं, उसके इमोशन नहीं है, वो चल फिर नहीं सकता। अब हवा आई उसे तो उड़ा के ले जाएगी, वो फ्लेक्सिबल होगा, अगर उसे तो हवा उड़ा के ले जाएगी, उसके लिए ही सेल वॉल सपोर्ट करती है। सेल वॉल उसे क्या देती है, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, मतलब कि एक उसे मजबूत बनाती है प्लांट को। कौन, सेल वॉल। सेल वॉल क्या करती है, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, रिजिड मतलब कि बहुत ही ज्यादा हार्ड स्ट्रक्चर। देखा होगा आपने, कई प्रकार के जो ट्री होते हैं उनका जो बार्क है बहुत ही ज्यादा हार्ड होता है, वो किससे होता है, सेल वॉल की वजह से होता है। प्रीमिएबल होती है, अलाउज वाटर मिनरल टू पास, प्रीमिएबल मतलब कि कोई चीज इसमें अंदर जा सकती है। मेनली सेलुलोस से बनती है, CHO से बनती है, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, इन सारी चीजों से। CHO क्या होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के जो ये सीढ़ी चलती है उनसे ही बनते हैं। कार्बोहाइड्रेट भी, इसमें भी कार्बन होते हैं। देखिए ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 है, इसमें कई प्रकार के कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, इस वजह से ही इसे CHO चेन कहा गया है। अब देखिए विजुअल एक्सपेरिमेंट आप कर देखेंगे सेल वॉल होती क्या है। आपने ओनियन पील ली, उसमें आपने क्या छिड़क दिया, सेफ्रानिन केमिकल होता है एक, वो डाल दिया, माइक्रोस्कोप पर ऑब्जर्व किया, आपको ऐसा स्ट्रक्चर दिखा। ये जो बाहर के देख सकते हैं, ये जो लाइनिंग आपको दिख रही है ना, ये जो लाइन दिख रही है आपको, हाँ ये वाली, ऑब्जर्व कर दिखाता हूँ मैं। ये देखिए, ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये वाली लाइन बाहर की, इसे ही हमने क्या कहा, इसे ही हमने सेल वॉल कहा, ये वाली लाइन, इसे ही हमने सेल वॉल कहा। अब दूसरा एक्सपेरिमेंट, ह्यूमन चिक जो सेल है, मतलब कि जो हमारे गाल के जो सेल होते हैं उनको आपने ऑब्जर्व करना है, किसमें, माइक्रोस्कोप में। इसके लिए आपने एक और केमिकल लिया, केमिकल का नाम याद रखिएगा, माइथिलीन ब्लू का यूज करा, जिससे जो सेल है वो क्लियरली आपको विजिबल हो पाए, इसलिए आपने केमिकल का यूज किया, ठीक है। ब्लू कलर का होता है नेचर में। अब आपको क्या दिख रहा है, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना बाहर का, यही क्या है, ये सेल वॉल नहीं है, सेल मेम्ब्रेन है। इसमें तो सेल वॉल आपको दिख गई, ये जो ब्रिक जैसी, ईंटों जैसा स्ट्रक्चर है, सेल वॉल दिख गई। लेकिन ह्यूमन वाले में तो आपको सेल वॉल नहीं दिखी, इसलिए एनिमल में जो सेल वॉल होती है वो एब्सेंट होती है। अब देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ प्लाज्मोलाइसिस, बहुत ही इंपॉर्टेंट। आप बात करेंगे सेल वॉल इंपॉर्टेंट क्यों होती है, एनिमल में क्यों नहीं होती, ठीक है दोस्तों, इसके ऊपर बात करेंगे।